अध्याय 3 देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब जब अंग्रेज आए, जब इन्होंने व्यापार से शुरुआत की और इन्होंने साम्राज्य बनाया अपना, ये जो समय था, ये जो अंतराल था, उस समय हिंदुस्तान के या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या किया, कैसे किया, क्या परिवर्तन लाए, वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या परिवर्तन आए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले एक चित्र से शुरुआत करेंगे। इस चित्र में आपको यहां दिखते हैं मुगल बादशाह, इनका नाम है शाह आलम II, मुगल बादशाह है ये। और ये यहां जो आप साहब देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये है रॉबर्ट क्लाइव। तो शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को बिहार की और उड़ीसा की दीवानी दे रहे हैं। दीवानी का मतलब होता है कि अब पूरा बिहार और उड़ीसा, इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उससे जो भी पैसा आता है, जो भी राजस्व, भू राजस्व, टैक्स लगान कर, अब ये कंपनी ले सकती है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये 12 अगस्त 1765 का है, 1765। इसमें जो मुगल बादशाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तो इन्होंने बंगाल का दीवान तैनात किया। अब चाहे आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल की बात करें, दीवानी का मतलब ये होता है कि आपने सारा उनके हवाले कर दिया। ये जो घटना है, इसमें आपको बहुत कम लोग दिख रहे हैं, यानी इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी घटना थी ये। और ये एक छोटे से तंबू में, यहाँ पर देखिएगा ये तंबू दिखाया गया है, इस छोटे से तंबू में रॉबर्ट क्लाइव के मौजूदगी में ये चीज़ हुई। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करते थे, उन्होंने अपने साथ जो हुआ, नॉस्टैल्जिया में रहते थे, जो इनके साथ हुआ, अपने एक इनका बंदा था जिससे ये फोटोग्राफ बनवाया करते थे, चित्र बनवाया करते थे। तो उन्होंने ये चित्र बनवाया और ये बताने की कोशिश की कि कितना बड़ा इवेंट था, कितना बड़ा घटनाक्रम था, और हमें मेरे प्रेजेंस में दीवानी दी गई बड़े बड़े स्टेट्स की, राइट। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बंगाल की दीवानी या बंगाल की दीवानी का मिलना अंग्रेज़ों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी घटना थी। उसका कारण ये है कि जब आपको एक बड़ा सा इलाका मिल जाता है और बंगाल के इलाके में आपको इतने बड़े इलाके का संसाधन मिल जाता है, यहाँ के लोग मिल जाते हैं, मतलब लोग तो नहीं कहने का मतलब, यहाँ के लोग, आप उन पे एक वर्चुअली, इनडायरेक्टली राज कर रहे हैं, यही तो हुआ। दीवान का मतलब ये होता है कि जितना भी इनके पास नियंत्रण है इस भूभाग, इस जमीन पर, यहां जितना भी आर्थिक मामले हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड, आर्थिक मतलब मनी मतलब पैसा, जो भी मनी रिलेटेड चीज है, उसका शासन कंपनी के पास आ गया। अब एक बड़ी अच्छी बात यह हो गई कि पहले ये जो थे गोल्ड, सिल्वर, यानी कि सोना चांदी लेके आया करते थे, उससे वो ट्रेड किया करते थे या व्यापार किया करते थे। लेकिन अब इसकी ज़रूरत रही नहीं, क्योंकि इनके पास जब इतने बड़ी बड़ी जगह की इनको दीवानी मिल गई, तो अब अपना जो खर्चा है और अपना जो ट्रेड है, व्यापार, ये खुद चला सकते थे, बगैर अपना पैसा यूके से लाए हुए खुद ही चला सकते थे। यानी जो इनके खर्चे बढ़ रहे थे, यहाँ रहेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चे का पूरा जो जिम्मेदारी या कहें कि पूरा इंतज़ाम इस दीवानी से इनको हो गया था। और अपनी ज़रूरत की चीज़ें या खरीद बेच भी रहे थे, क्योंकि पैसा इनके पास आ रहा था। लेकिन कंपनी को एक बात तो पता थी कि भाई हमको थोड़ा धीरे धीरे, हौले हौले आगे बढ़ना है। उसका कारण क्या है? अब मान लीजिए ये बंगाल है, उसका इनको दीवानी मिल गई है ना, ये क्या सीधे इसके शासक बन जाएंगे? सीधे सारे जो आर्थिक मामले हैं, जहां जहां से पैसा आ रहा है, उस पर ये कूद पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है। कारण ये है कि यहां पर ऑलरेडी एक सरदार होगा, ऑलरेडी ऐसा आदमी होगा, ऐसे लोग होंगे इस इलाके में जो जहां के लोग इनको शासक मानते थे। हो सकता है कि इनकी शासकी चली गई हो, ये उस सरदार की तरह नहीं रह रहे हो, लेकिन लोग इनके पास ताकत और थोड़ी बहुत सम्मान तो था ही, क्योंकि लोग करते थे इनका सम्मान। तो कंपनी पूरी तरीके से इन पे हावी नहीं होना चाहती थी।
मतलब कंपनी चाहती थी कि भाई समझदारी से हमारा काम भी चलता रहे, पैसा भी मिलता रहे, और ये जो लोग हैं इनकी जो सिचुएशन है, इनका जो पावर है या फिर इनकी जो अहमियत है लोकल समाज में, वो भी बने रहे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन जगह पे तो ये गए, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं यानी जो गांव के इलाके हैं, वहां पर कंपनी ने किस तरीके से इस व्यवस्था को अपनाया, कैसे संसाधन जुटाए, कैसे इसको उपनिवेश बनाया, अपना कॉलोनी बनाया, और कैसे मन के माफिक अपनी पूरी पावर से, अपनी सोच के मुताबिक इन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से खेती करवाई। यही मुद्दा है, यही डिस्कशन है जो आगे तक चलता रहेगा। अच्छा, अब कंपनी की आमदनी के बारे में अगर मैं बात करूं आपकी, तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, ठीक। अब अगर आप दीवान बन जाते हैं तो आप उस पूरे इलाके के नियंत्रक हो जाते हैं एक तरीके से आर्थिक मामलों के। लेकिन कंपनी अभी भी ये कह रही थी कि हम तो व्यापारी हैं, हम तो अभी भी ट्रेडर्स हैं, कंपनी ये कह रही थी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये तो चाह रही थी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लगान मिल जाए, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए। किस इलाके से? इस जगह से जो इनके पास दीवानी जहाँ की मिली थी। लेकिन वो ये कहती थी कि यार ये जो जगह है ना, इसमें मैं जाऊं, इसका आंकलन करने लगूं, भाई कितनी ज़मीन है, कितना यहाँ से राजस्व आना चाहिए या भू राजस्व आना चाहिए, ये कंपनी करने को तैयार नहीं थी। मतलब इससे हिचकिचा रही थी कि चलो हम बस पैसा कमाएं, बस मैं पैसा ही पैसा, मनी मनी, ये इनका ये सोच थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये राजस्व कमा पाएंगे, टैक्स कमा पाएंगे, जैसे आजकल हम इनकम टैक्स देते हैं उस तरीके की चीज़ समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये जो सूती कपड़े हैं, कॉटन, और रेशमी कपड़े हैं, यानी जो हम सिल्क जानते हैं, इसको खरीदना चाहते थे। तो हुआ ये कि क्योंकि इनके पास राजस्व तो आने लगा था, तो 5 साल के अंदर जो कंपनी जो चीज़ें खरीद रही थी उसका जो मूल्य है, कुल मूल्य, ये दुगना हो गया, राइट। पहले क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1865 से जो पहले की बात थी, इसमें कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी ये आयात किया करती थी। भैया वहां से आएगा तब तो उसके बदले में यहां सामान खरीदा जाएगा, ठीक। लेकिन अब बंगाल से ही इनको इतना पैसा मिल रहा था कि ये चीजें खरीदी भी जा रही थी और सोना चांदी देना भी नहीं पड़ रहा था, ओके। लेकिन ये क्लियर बात थी कि जब यहां से, जैसे एक आपका जग है, इससे आप पानी पी रहे हैं, तो जब पानी पीते रहेंगे, एक पॉइंट तो आएगा ना जब पानी खत्म हो जाएगा। बस यही बंगाल के साथ हुआ कि ये क्लियर समझ में आने लगा कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है, जो अर्थव्यवस्था है वही तो पैसा जनरेट करती है। ये जो अर्थव्यवस्था है ये आ गई संकट में। कुछ ही समय में ये समझ में आ गया कि ये आ गई संकट में। जो यहाँ पर कारीगर हुआ करते थे वो तो एक तो शहर को छोड़ के भागने लगे, मतलब गांव को छोड़ के भागने लगे, शहर की बात नहीं कर रहे, गांव की बात कर रहे हैं। और उसका कारण क्या था कि एक तो इनको बहुत कम दाम में, ये जो आपके कारीगर हैं, ये बहुत कम दाम में और प्रेशराइज करके फोर्सफुली इनको कंपनी को सामान बेचना पड़ता था, जबरन बेचना पड़ता था। अब जब आप कम दाम में चीज़ें बेच रहे हो और आपके ऊपर लगान भी लगा दिया गया है, कर भी लगा दिया गया है, तो वो आप कहाँ से पे करोगे? ये बेचारे गरीब कहाँ से पे कर पाएंगे? उत्पादन कम हो रहा था इन कारीगरों का, और ख़ास तौर पे जो खेती थी जिससे भू राजस्व आता था वो भी चौपट हो गया था, मतलब चौपट होने की दिशा में तो आगे बढ़ ही गया था, राइट। तो ये तक तो ठीक था कि समझ में आ रहा था कि चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। लेकिन उसके बाद एक, जैसे कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी आखिरी जो नुकसान हुआ वो हुआ 1770 में। 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ी भुखमरी, अकाल, फैमाइन आया, इसको हम फैमाइन कहते हैं, अकाल आया। और जब ये अकाल आया तो 1 करोड़, आप सोचिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी जैसे मान लीजिए 90 लोग रहते थे, उसमें 30 लोग मर गए। कहने का मैंने 90 इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1/3 आबादी बंगाल की हलाक हो गई, ख़त्म हो गई। बस अब क्या होना था? अब तो कंपनी जो हिचकिचा रही थी उसको कुछ ना कुछ तो करना था। फिर से समझिएगा कि यहाँ पर जो इलाका आप देख रहे हैं ये बंगाल
में जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद उन्हीं के नाम पे रखा गया है, उन्होंने रखा था खुद ही। ये एक साप्ताहिक हाट है। साप्ताहिक हाट का मतलब होता है सारे सामान खरीदे बेचे जाते हैं यहाँ पर तरह तरह के। तो ये उस ज़माने का चित्र है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये फैमाइन आया, और इतना बड़ा फैमाइन तो शायद ही कभी आया होगा, अब ज़रूरत ये थी कि भाई सुधार तो ज़रूरत है। केवल आप लगान लेते रहो, केवल आप कर लेते रहो तो काम नहीं बनेगा। बहुत सारे जो अफसर थे, अब उनको समझ में आ गया कि ये जो ज़मीन है और खेती है, तो ज़मीन में एक तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पैसे लगाने पड़ेंगे। केवल पैसे निकालते रहें, खाते रहें और अपना काम बनाते रहें, उससे तो काम नहीं चलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, निवेश करना पड़ेगा। और साथ में खेती जो चल रही है उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो खेती है वो जिस हालत में उसका जो उत्पादन इतना गिर गया था, उससे फिर नुकसान किसका है? कंपनी का ही तो नुकसान है। तो ये काम, ये जो सोच है, आप सोचिए कंपनी कितने धीरे काम करती थी, क्योंकि हिंदुस्तानियों से तो ज़्यादा मतलब तो था नहीं उनको। ये 2 दशकों तक, यानी कि 20 साल तक ये वो सोचते ही रह गए। बहुत बहस चली, लेकिन फाइनली थोड़ा इन्होंने अच्छा काम किया। 1793 की बात बताता हूं मैं आपको। इन्होंने लिया परमानेंट सेटलमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्ती, स्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्ती। तो अब मैं जरा इसको हटाऊंगा, क्योंकि ये नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको शुरुआत से समझना चाहिए। फिर से बताता हूं, 1793 में 20 साल के डेलिब्रेशन के बाद इन्होंने स्थायी बंदोबस्ती, पहला अक्षर लिखूंगा इसका, स्थायी बंदोबस्त। तो ये स्थायी बंदोबस्त, जिसे हमें परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ये लागू किया, ये एक व्यवस्था लागू की। इसमें क्या हुआ कि जो राजा थे, ये राजा हो गए, और जो तालुकदार थे, मतलब जिनके पास थोड़े पावर दे रखी थी इन्होंने, उनको, इन दोनों को, जैसे तालुकदार मतलब एक तालुका एरिया होता है, एक जगह होगा, उसके ये एक तरीके से सरदार हो गए, तो मैं तालुकदार कह देता हूं उनको। तो ये राजा और तालुकदार, इन लोगों को इन्होंने बना दिया जमींदार। क्या बना दिया? जमींदार। इन्होंने कहा कि भाई आप हो गए जमींदार, हमारे जमींदार, और इस राजाओं और तालुकदारों को जमींदार की मान्यता इन्होंने दे दी। अब कंपनी, वैसे ही मैंने कहा था कि ज़्यादा इंटरेस्टेड तो रहती नहीं थी कि कहीं जाए, कहीं कुछ करे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि किसानों से जो लगान वसूल करना है, किसान से जो लगान वसूल करके कंपनी को पहुंचाना है, ये सारी जिम्मेदारी इन्होंने इन जमींदारों को दे दी। मतलब अब ये जो लोग हैं जिनको इन्होंने असाइन कर दिया कि ठीक है आप पैसा वसूल करो और हमारे कंपनी हमको चुकाओ, हमको देते रहो। तो परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्ती इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक दाम तय कर दिया, एक पैसा तय कर दिया कि ये जो पैसा है इतना आपको देना है। जैसे मान लीजिए ये जमींदार है, हाँ, इस जमींदार को कहा ये आपका इलाका है, इससे आप हमें 500 रुपये, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 रुपये देते रहिए, हर महीने आप 500 रुपये दीजिए। और ये जो 500 रुपये है ये परमानेंट है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, इस पैसे को बढ़ाया नहीं जाएगा, इस पैसे को कम नहीं किया जाएगा। ओके। अंग्रेजों को क्या लग रहा था कि ये सरकारी नौकरी हो गई, कहने का मतलब इनको 500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो इनके पास नियमित रूप में पैसा आ रहा है, राजस्व मिल रहा है, अपनी सीट पे बैठे बैठे इनको पैसा मिलता रहेगा। ये ज़मींदारों का काम है कि ज़मींदार उनसे पैसा उगाएंगे, लेंगे किसानों से, फार्मर से, पीजेंट से, और हमें पहुँचा देंगे। और एक और चीज़ इनको समझ में आ रही थी कंपनी को कि क्योंकि हमने ज़मींदार बना दिए हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं, तो क्योंकि ये पैसे की हमने फिक्स कर दिया है, तो अगर मान लीजिए ज़मींदार 700 कमाता है तो 500 हमें दे देगा, 200 इसके जेब में जाएंगे, और इसमें से हो सकता है 100 रुपये ये ज़मीन में लगा दे, निवेश कर दे। यानी कहने का मतलब है ज़मीन के सुधार में ये ज़मींदार पैसे लगाएगा। इनको ये लगता था। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो बंगाल में जब ये यहाँ पर आऊँगा तब मैं आपको यहाँ ले जाऊँगा इसमें, क्योंकि रैयत की बात होगी। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। मैंने आपको बताया कि ज़मींदार, कंपनी सोचती थी कि ज़मींदार हमें एक नियमित रूप में राजस्व, भू राजस्व ला के देंगे, और ज़मींदार जो है खेती में सुधार भी करेंगे या ज़मीन में सुधार भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
ये जो समस्या थी इस स्थायी बंदोबस्ती में या परमानेंट सेटलमेंट या कि कहें जमींदारी व्यवस्था में जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि जो जमींदार हैं ये खेती सुधार में पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, निवेश नहीं कर रहे थे। उसका कारण ये था कि जो राजस्व तय किया गया था पर जमींदार वो बहुत ज़्यादा था। मतलब ये ज़मीन पे राजस्व तय कर दिया गया 500, यहाँ से आ रहा है केवल 300, ठीक। तो राजस्व बहुत ज़्यादा था और इसको चुकाने में जो बड़े बड़े ज़मींदार उन्होंने बनाए थे वो भी नहीं पे कर पा रहे थे, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो एक और चीज़, अगर एक ज़मींदार, ये ज़मींदार है, अगर वो 500 रुपये नहीं दे पाए, वो 300 रुपये लेके जाता है तो उसको उसकी जो ज़मींदारी है वो ले ली जाएगी। कहने का मतलब वो किसी और को नीलाम कर दी जाएगी कि ठीक है आप नहीं कर सकते, आप हटो यहाँ से। दूसरे को बुलाते हैं और दूसरे को बोलते हैं देखो भाई साहब 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको, आप करना चाहते हो। लोग तैयार थे, उनको सिचुएशन जब तक पता चलती वहाँ जाके कि भाई यहाँ तो वाकई में 300 रुपये ही मिल रहे हैं, तो नीलाम कर देते थे, ज़मींदारों को हटा ज़मींदारी ये ले लेते थे। ओके, अब हुआ ये कि 19वीं सदी का जो पहला दशक है, यानी मैं 1810 के करीब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े हालात थोड़े चेंज हुए, थोड़ी कीमतें बढ़ी और खेती थोड़ी सी और विस्तार हुआ इसका, ठीक है। अब ज़मींदार जो थे उनकी आमदनी में, उनके पैसा जो उनको मिलता था उसमें थोड़ा सुधार आया, ठीक। लेकिन कंपनी को तो फ़ायदा हुआ नहीं। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो 500 रुपये तय कर दिए हैं। अगर ज़मींदार को 600 भी मिल रहे हैं तो भी कंपनी को 500 देना है, और ज़मींदार को अगर 1000 भी मिल रहे हैं तो भी कंपनी को 500 ही देना है। यानी ज़मींदार 500 का फ़ायदा ले सकता था यहाँ से, और यहाँ से वो 100 रुपये का फ़ायदा ले सकता था। कहने का मतलब कि अब उन्होंने क्योंकि फिक्स कर दिया था, ये परमानेंट सेटलमेंट था, तो यहाँ से इनको कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब फ़ायदा कंपनी को नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ज़मींदार अभी भी जो खेती सुधार है, या ये कहें कि जो ज़मीन की बेहतरी है, ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा ज़मीन को बनाएंगे, उर्वरता उसमें बढ़ाएंगे, अलग अलग तरह की क्रॉप्स उसमें उगाएंगे, तभी तो अच्छी पैदावार होगी। ज़मींदार ये सब करने में डिसइंटरेस्टेड थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो हम देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट की। इसके बाद हम रैयतवारी के बारे में बात करेंगे और फिर महलवारी के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो 1770 में यहाँ पर बंगाल में जो अकाल आया था उसका एक चित्र है। थोड़ा सा और खोल के देख लीजिए। ये हालत थी सबकी, आप देखें क्या भुखमरी थी। तो हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ज़मींदार अभी भी पैसा तो अगर वो कमा भी रहे हैं तो दे नहीं रहे थे। ओके, जब तक ज़मींदार को पैसा मिल रहा है वो क्यों खेती सुधार के बारे में सोचेगा? कोई मतलब नहीं उसको खेती सुधार से, राइट। दूसरा ये था कि जो गांव के लोग थे उनको लग रहा था ये जो ज़मींदारी व्यवस्था है और जो हमसे लगान लिया जा रहा है एक फिक्स अमाउंट में, ये बहुत दमनकारी व्यवस्था है, यानी कि हमको दबाया जा रहा है। और लगान जो ये किसान दे रहे हैं, आपने वो देखा होगा लगान पिक्चर आमिर खान की थी, उसमें तिगुना लगान चौगुना लगान कोई भी किसी तरीके से मांग लेता था, तो ये बेचारों को चुकाना पड़ता था। तो ये जो लगान है जितना ज़्यादा इनको देना पड़ता था उससे लगता था कि यार कहाँ चुका पाएंगे, हमको तो लगान, हमारे पेट नहीं पल रहा है, ये लगान लिए जा रहे हैं। दूसरा ये था कि इनकी जो ज़मीन है वो भी सुरक्षित नहीं थी। ज़मीन कब ज़मींदार ले ले, ज़मींदार कब हथिया ले, क्योंकि भाई अगर आप पैसा नहीं दोगे, लगान नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन हथिया ली जाती थी। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये अगर जैसे मान लीजिए इनको लगान देना है, मान लीजिए इनको 100 रुपये लगान देना है, तो ये क्या गए, ये महाजन के पास गए, ये महाजन है, ये किसान है, महाजन के पास गए और इनसे मांग लिया भैया आप 100 रुपये दे दो इस बार। तो इन्होंने 100 रुपये दे दिया और इस पर लगा दिया 20% सूद या ब्याज। तो अगली बार जब ये 100 रुपये तो दे देगा, लेकिन इसको 120 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अब ये 20 रुपये के ही हालत ख़राब है इसकी। तो ये डेट ट्रैप कहते हैं इसको, जो आपका लोन या कर्ज का जो कर्ज चक्र है उसमें बेचारा फंस जाता था। अपनी ज़मीन से भी जा रहा है, लगान भी दे नहीं पा रहा है, और लगान देने के लिए अगर वो किसी से लोन ले रहा है तो उसमें भी फंस जा रहा है। यानी कि हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है या जो बंदोबस्ती वाली व्यवस्था है वो तो चल नहीं पा रही थी। ओके, अब आई एक नई व्यवस्था। मैंने आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो बंगाल के गांव हैं, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन, तो कोलब्रुक ने रैयतों के बारे में बताया था कि बंगाल में बहुत सारे गांव ऐसे थे, उसमें बहुत सारे रैयत मतलब जो अपनी ज़मीन पे
कल्टीवेशन करते हैं, पैदावार करते हैं। कई ऐसे थे जो खुद नहीं करते थे, वो पट्टे पे दे देते थे। जैसे मेरी ज़मीन है, मैं आपको बुलाऊंगा, बोलूँगा चलो भाई पट्टे पे दे दिया, तुम इस पर काम करो। अब ज़मीन दे देते थे और उससे ये बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते थे। तो उनका बड़ा, काश्तकारों की जो स्थिति थी, मतलब जो बेचारे काम कर रहे हैं पट्टे पे लेके, उनकी हालत ये थी कि ये एक तो कर्ज से दबे रहते थे, है कर्ज में एक बार घुस गए तो कर्ज चक्र में घुस जाते थे कि भाई पिछला जो लोन लिया है उसको चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है, फिर ये दबे जाते थे। इसीलिए तो किसान आत्महत्या करते हैं, और कोई भी इनकी हालत ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। ये तो कोलब्रुक ने कहा है। अब एक नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था क्या कहती है इसको भी समझिए, पहले इसको मैं क्लीन करूंगा। यहां मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट के बीच में, इसमें मैं आता हूं अभी आपके पास। पहले जो नई व्यवस्था आई, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत थी तभी तो नई व्यवस्था आएगी। अब पहले महल देख लीजिए, ये महलवारी जो नाम आएगा वो महल से आया है। महल का मतलब ये होता है कि भाई ये एक ऐसी इकाई जहां से ये राजस्व वसूल करते थे। मतलब कौन सी बेसिक यूनिट है जहां से ये, एक ऐसी बेसिक यूनिट, एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जहां से वो राजस्व वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। तो ये एक गांव भी हो सकता था या एक से ज्यादा भी गांव हो सकते थे। ये गांव 1 कर देता हूं, गांव 2 हो गए, या गांव 3 भी हो सकता था। ठीक है, तो मल्टीपल गांव भी हो सकते थे। ये महल होता था, तो महल शब्द आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो नई व्यवस्था है उसमें समझ लीजिए। अब इनको समझ में आता चुका था कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना यार, इससे तो काम चलेगा नहीं। एक बार हमने पैसा तय कर दिया, हमें उतना ही मिलेगा, अब हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी है, अब मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसी है बंगाल उस ज़माने में। बंगाल, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, और आपका बंगाल, मुंबई और मद्रास, ठीक है, चेन्नई जो है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यानी अगर ये बंगाल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये भाग जो है, जो आज के उत्तर प्रदेश, बहुत सारा भाग जो है वो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें एक साहब थे हॉल्ट मैकेंजी, इनको देख लीजिए, इनका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, इन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की और 1822 में इसको लागू भी कर दिया। ये नया सिस्टम लेके आए। उन्होंने, मैकेंजी साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो गांव है ना, ये जो गांव है ये एक बेसिक यूनिट है, ठीक, और ये सामाजिक संस्था है। किसी भी पूरे देश के हिसाब से उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये जो गांव है ये एक बेसिक यूनिट है और इसको हमको इसी के बारे में सोचना चाहिए और इसको हमको बचा के भी रखना है। ये हॉल्ट मैकेंजी साहब ने कहा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि आदेश दिया। तो आदेश किसको दिया? कलेक्टरों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को। वो गए हर एक गांव का, ये एक गांव दिखा रहा हूं मैं, हर एक गांव का दौरा किया किन्होंने, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, डीसी ने, राइट। जमीन की जांच की, कैसी जमीन है, खेतों को मापा कि क्या इसका साइज है, और देखा कि बस यहाँ के रीति रिवाज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे थे उसको भी देखा इन्होंने। गांव का जो एक एक खेत है, मतलब प्रॉपर एक एक खेत में ये गए और वहां पर इन्होंने देखा कि इससे कितना राजस्व मिल सकता है। जैसे गांव है, इसका एक ही खेत है, एक ही खेत है, एक ही खेत है, पर्टिकुलर खेत में गए और यहां से जो राजस्व मिल सकता है उसका इन्होंने आकलन किया। तो मैंने जैसे बताया कि एक गांव हो सकता है या एक से ज्यादा मल्टीपल गांव हो सकते हैं। इस गांव या गांव के समूह को इन्होंने जो कहा महाल, क्या कहा? महाल। इसका मतलब कि अब ये इस गांव से, जैसे एक गांव है, इसको एक महाल कहा तो यहां से राजस्व मिलेगा, और ये एक महाल है तो इससे राजस्व मिलेगा। तो इससे राजस्व तय कर दिया, मान लीजिए इसका 500 रुपये है, इसका तय कर दिया 200 रुपये है, ऐसे करके इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया, हिसाब लगाया बाकायदा। और ये कहा कि ये जो 500 और 200 हमने तय किए हैं ये फिक्स नहीं है, हम 500 को 600 भी कर सकते हैं, हम 200 का 300 भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, हम इसको चेंज करते रहेंगे। क्योंकि पहले जो था परमानेंट सेटलमेंट में ये बढ़ा और घटा नहीं सकते थे, लेकिन अब यहां पर ये था कि भाई अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें इन्होंने जमींदार, जो राजा थे और जो तालुकदार थे, उनको जमींदार बना दिया था। लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो इस गांव का जो हेडमैन है, मुखिया, उसको बना दिया कि भाई आप एक काम करोगे, आप कंपनी को राजस्व चुकाओगे, मतलब ये महाल से आप पैसा कलेक्ट करोगे और हमें लाके पैसा दोगे।
राजस्व दोगे। तो इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं महालवारी महालवारी व्यवस्था। क्लियर हो गया महालवारी व्यवस्था क्या है? हॉट मैकेजी आपने देखा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा ये भी कंप्लीट कर रहा हूं। मुनरो व्यवस्था, ये मद्रास के गवर्नर साहब है टॉमस मुनरो। देखिए हैंडसम आदमी है बिल्कुल, क्या स्मार्टली खड़ा हुआ है। ये साहब नाम है टॉमस मुनरो। 1819 से 26 यहां पर क्या हुआ कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो ये तो बंगाल की बात हो गई, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो आज का उत्तर प्रदेश का इलाका, यहां की बात हो गई। लेकिन दक्षिण में भी यही काम होना था, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट तो फेल हो गई थी। तो इसके लिए एक दूसरी व्यवस्था जो महालवारी आई, ये तो आपका नॉर्थ इंडिया में आई। साउथ इंडिया में कौन सी आई वो हम देखते हैं। साउथ इंडिया के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। जो नीचे वाला इलाका है, यानी कि हमारा इंडियन पेनिनसुला, इस तरीके से देखें तो यहां के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दक्षिण भारत का जो इलाका है, यहां पर एक जो व्यवस्था आई, जो प्रॉब्लम थी परमानेंट सेटलमेंट को दूर करने के लिए, उसको कहा जाता है रैयतवारी या रैयतवारी व्यवस्था की गई। तो इसमें एक साहब थे, उनका मेरे को चित्र नहीं मिला, उनका नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये नाम लिखा हुआ है। ओके, इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था तैयार की, रैयतवारी व्यवस्था। और इसको जो टीपू सुल्तान से इन्होंने जगह छीनी थी या ली थी ना, उन सब जगह पे इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था लगा भी दी। मतलब एक जिसे कहते हैं ड्राई रन करके देखा, इन्होंने आजमा के देख लिया कि हाँ ये सही चल रही है। और अब नाम आता है टॉमस मुनरो साहब का, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। रैयतवारी और मुनरो व्यवस्था एक ही है, ध्यान रखिएगा। रैयतवारी या मुनरो आपसे पूछा जाए तो एक ही बात होगी, है ना। तो रैयतवारी व्यवस्था में ये था, अच्छा, ये जो अलेक्जेंडर रीड ने जो शुरू किया था, अलेक्जेंडर रीड की जो चीज़ है इसको आगे बढ़ाया इन साहब ने, टॉमस मुनरो साहब ने। अब धीरे धीरे इन्होंने पूरे जो सदर्न इंडिया है उसमें ये रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी। क्योंकि जो रीड है और मुनरो, इन दोनों को ही लगता था कि अगर हम सदर्न इंडिया में जाएं तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो परंपरागत जमींदार हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान हैं यहाँ पे, जो लोग हैं वो परंपरागत जमींदार नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जो किसान है, या कहें कि सीधा रैयत मतलब होता है वो किसान जो अपनी जमीन पे खुद हल चलाते हैं, खुद कल्टीवेशन करते हैं, खुद पैदावार करते हैं। फिर से समझिए, इनका ये मानना था कि जो दक्षिण में जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर कोई जमींदारी सिस्टम कोई ऐसा नहीं था, कोई परंपरागत तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से नहीं चला रहा था। तो ये था कि जो रैयत है, जो सीधे लोग वहाँ पर अपने लैंड पे काम कर रहे हैं, हम क्यों ना सीधा उनसे डील करें, सीधा उनके पास जाएं। तो राजस्व आंकलन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्या करते थे, पूरा इन्होंने सर्वेक्षण किया कि भाई हर जगह गए, जैसे सर्वे किया, जैसे महालवारी में किया गया, यहाँ पर किया गया। और इन्होंने एक और चीज़ कही कि भाई हमको, एक अच्छी बात थी, मुनरो का नाम इसलिए लिया जाता है, इन्होंने कहा ये जो जितने भी लैंड है और जितने भी रैयत है, इन सब को हमें एक बाप की तरह काम करना चाहिए उनके लिए, मतलब पिता की भांति ज़मीन की और किसानों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मुनरो का नाम थोड़ा इज्जत से लिया जाता है। ठीक है जी। अब बात ये हुई कि जो नई व्यवस्थाएं आई, चाहे आप महालवारी कहें, चाहे रैयतवारी कहें। अच्छा, रैयत जो होता है, समझ गया, रैयत बार बार कन्फ्यूजन होता है। रैयत मतलब वो किसान ही है जो अपनी जगह पे कल्टीवेशन करता है, क्रॉप पैदावार करता है। तो जो रैयत है, जो नई सिस्टम्स आई, ये दोनों, इससे भी दिक्कत होने लगी। क्यों? अगेन राजस्व बहुत ज़्यादा इन्होंने तय कर दिया, जो प्रॉब्लम पहले थी वही हो गई, राजस्व बहुत सारी तय कर दिया। अब अगर एक रैयत राजस्व नहीं चुका पाएगा तो वो भाग जाएगा गांव से। तो ये सारी चीज़ें, गांव वीरान हो गए थे। अब दिक्कत ये हो गई कि भाई अभी भी कुछ ठीक नहीं था। ठीक है, अगली बार यूरोप के लिए फसलें, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।